क्विक रिवीजन ऑफ कंसेप्ट सीरीज में जो इस वीडियो में हम कंसेप्ट देखेंगे ये फिर क्लास 11th ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से सब टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम जिस रेस्पिरेशन की बात करेंगे दैट इज एक्चुअली इनवॉलंटरी। सो किस तरह से इनवॉलंटरी रेगुलेशन होता है, वॉलंटरी अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड फॉर द नीट एंट्रेंस एग्जाम, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड how the brain actually regulates, how the chemicals in the body actually regulates the depth and the rate of the respiration designed to meet the demand of the body। तो बॉडी की डिमांड के हिसाब से किस तरह से रेस्पिरेशन के रेट और डेप्थ में चेंज आता है वो हम चीज देखेंगे इनवॉलंटरी। सो देखिए इसमें हम दो तरह का कंट्रोल देखेंगे। एक कंट्रोल को हम कहेंगे न्यूरल, आप समझ सकते हैं कि न्यूरल टिश्यू कंट्रोल कर रहा है, और एक हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल में हम देखेंगे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन और थोड़ा सा असर ऑक्सीजन का। पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि न्यूरल कंट्रोल क्या है और केमिकल कंट्रोल क्या है। अब ये जो न्यूरल कंट्रोल है इसके लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि वेयर इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ह्यूमन बीइंग्स लोकेटेड। सो देखिए मैं ब्रेन स्टेम का एक पार्ट बना रहा हूं, इसे हम कहते हैं पोन्स वेरुलाई, इसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लंगाटा। सो ये मेडुला ओब्लंगाटा है, ये पोन्स वेरुलाई है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। So this is the main respiratory center of the human body that is located in the medulla oblongata. This I am saying is the dorsal group, and this thing is also called as the rhythm center. ये आपकी बॉडी का रिदम को एस्टेब्लिश करता है। सो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये रहा। सो ये रिदम सेंटर है, और रिदम का मतलब ये होता है कि इनहेलेशन के बाद में एक्सहेलेशन, उसके बाद फिर इनहेलेशन, उसके बाद फिर एक्सहेलेशन। दिस इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज अ रिदम। और रिदम में एक और बात ये समझिए कि जब इनहेलेशन होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और जब एक्सहेलेशन होगा तो लंग्स के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सो आप इनहेलेशन को कर्व में इस तरह से दिखाएंगे, उसके बाद में एक्सहेलेशन होगा, दिस इज बेसिकली पल्मोनरी वॉल्यूम, देन देयर इज अनदर इनहेलेशन, देन एक्सहेलेशन, एंड दिस रिदम इज एस्टैब्लिश्ड बाय द डॉर्सल ग्रुप। अब आप जानते हैं कि जो मेन रेस्पिरेटरी मसल है वो डायफ्राम है, जिसे फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। और अब आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम से करीब करीब सारा रेस्पिरेशन होता है जो कि रेस्टिंग कंडीशन में होता है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहां से इंपल्स थ्रू फ्रेनिक नर्व दे विल गो टू डायफ्राम, एंड दिस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विल एस्टैब्लिश द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द डॉर्सल ग्रुप। तो देखिए देयर इज अ वेंट्रल ग्रुप एज वेल, एक वेंट्रल ग्रुप भी होता है। और ये जो वेंट्रल ग्रुप है इसके बारे में ये याद रखिएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग में, रेस्टिंग कंडीशन में ये साइलेंट होता है, और ये तब काम करता है जब फोर्सफुल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। और अब आप ये समझ लीजिए कि जब फोर्सफुल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है तब ये कंट्रोल करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और बेसिकली कंट्रोल करता है एक्सहेलेशन को, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट इनहेलेशन पर भी है। अगर आप डॉर्सल ग्रुप में देखें तो ये इसको ज्यादा जो कंट्रोल करना है वो इनहेलेशन को करना है, बिकॉज दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेंट्रल ग्रुप है इससे इंपल्स आपकी एक तो इंटरकोस्टल मसल्स को जाएंगी। आप याद कीजिए एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के कॉन्ट्रैक्शन से रिब केज एलिवेट होता है, इनहेलेशन होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब केज डिप्रेस होता है और एक्सहेलेशन होता है। और इसके अलावा और फोर्सफुल रेस्पिरेशन के लिए आप जानते हैं कि यहां से इंपल्स जाएगी एब्डोमिनल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को, खासतौर पर रेक्टस एब्डोमिनिस और ओब्लिक्स के पास में। सो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप ये देखिए कि देयर इज एन अनदर सेंटर इन दी pons, and this center is called as the pneumotaxic center। so इस सेंटर को हम कहते हैं pneumotaxic center। pneumotaxic center जो है वो pons के ऊपर है। अब ये जो pneumotaxic center है इट मॉडरेट्स, अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए, ये मॉडरेट करता है डॉर्सल ग्रुप के फंक्शन को। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो इंपल्स है वो आती है डॉर्सल ग्रुप के न्यूरॉन्स की तरफ, और इट कंट्रोल्स द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इनहेलेशन। सो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि pneumotaxic center
कंट्रोल करता है स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन को रोकना कहां पर है? इट पुट्स अ रैंप ऑन द इंस्पिरेटरी सिग्नल। से फॉर एग्जांपल अगर उसने यहां पर रोक दिया तो यहीं पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सहेलेशन हो जाएगा। उसके बाद में फिर इनहेलेशन हो रहा है, जरूरत के हिसाब से वो जहां रोकेगा उसके बाद क्या होगा? एक्सहेलेशन होगा। और अब आप देख रहे हैं कि उसने डॉर्सल ग्रुप के फंक्शन को मॉडरेट किया है, रेस्पिरेटरी रिदम को ऑल्टर किया है, मेटाबॉलिक डिमांड्स बॉडी की मीट अप करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं जो आपको बात कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर से तो इनहेलेशन जल्दी खत्म होगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। बड़े ध्यान से समझिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर का असली फंक्शन क्या है और उस फंक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। बजाय डायरेक्ट ये कहने के कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, हमें प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि वो मॉडरेट करता है, और अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है तो उसकी वजह से हमने ये कहा कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये न्यूरल कंट्रोल आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो ये डॉर्सल ग्रुप के एडजेसेंट हमें एक पर्टिकुलर कुछ न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ेगी। इन न्यूरॉन्स को हम कहेंगे दीज न्यूरॉन्स बिलोंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज द कीमो सेंसिटिव जोन, और ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। तो अभी तक तो मैंने जो आपको पढ़ाया ये न्यूरल रेगुलेशन था। अब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, केमिकल में कार्बन डाइऑक्साइड, H+ और ऑक्सीजन का इफेक्ट हम देखेंगे। और केमिकल के लिए अगर केमिकल में चेंज की वजह से अगर आपको रेस्पिरेटरी पैटर्न को चेंज करना है तो केमिकल के चेंज, जो केमिकल की जो कंसंट्रेशन है उसकी चेंज को जज करने के लिए रिसेप्टर चाहिए। और इसीलिए आपको केमिकल के लिए कीमो रिसेप्टर्स चाहिए। और ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये या तो सेंट्रल कह सकते हैं इनको, और या पेरिफेरल कह सकते हैं। दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मैंने आपको यहां दिखा दिया, ये कीमो सेंसिटिव जोन जो कि एडजेसेंट है रिदम सेंटर के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए, जब हार्ट से अयोटा निकलती है तो अयोटा की जो आर्च है यहां पर एक अयोटिक बॉडी, और यहां से निकलती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्लड लेके जाती है ब्रेन की तरफ। दिस कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्चुअली डिवाइड्स इनटू एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एंड एट द जंक्शन यू विल सी द कैरोटिड बॉडीज। यहां पर आपको क्या दिखाई देंगी? कैरोटिड बॉडीज दिखाई देंगी। तो ये कैरोटिड बॉडी है, ये भी कैरोटिड बॉडी है, ये अयोटिक बॉडी है। और अयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी को मैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कह रहा हूं। तो मुझे अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी समझ में आ गया, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर भी समझ में आ गया। अब आप ये देखिए कि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूं। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, विच इज एडजेसेंट, विच इज लाइंग एडजेसेंट टू द मेन रिदम सेंटर ऑफ योर बॉडी, इसके बारे में ये समझिए कि इसके लिए जो प्राइमरी स्टिमुलस है दैट इज द H+ आयन। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके आसपास H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो ये स्टिमुलेट होगा और रेस्पिरेशन भी स्टिमुलेट होगा, उसका रेट और डेप्थ दोनों इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर responds primarily to H+ ion. अगर ब्लड में H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया और वो H+ आयन कंसंट्रेशन यहां बढ़ गया कीमो सेंसिटिव जोन के पास में, तो ये स्टिमुलेट होंगे और इसकी वजह से जो रेस्पिरेशन का रेट है वो फास्ट होगा, उसकी डेप्थ भी फास्टर होगी। ये बात बड़े ध्यान से समझिए। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके चारों तरफ आप जानते होंगे कि कुछ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ ग्लायल सेल्स, उन ग्लायल सेल्स का नाम है एस्ट्रोसाइट, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, इसलिए हर चीज ब्रेन में एंटर नहीं कर पाएगी। और H+ आयन अनफॉर्चुनेटली वो चीज है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब प्रॉब्लम ये समझिए कि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट होना है H+ आयन से। H+ आयन ब्लड में बढ़ गया, लेकिन ये बेसिकली इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन ये रिएक्ट कर सकता है HCO3 के साथ में और बनता है H2CO3, जो डिसोसिएट होगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज हो गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं बहुत लिपिड सॉल्युबल है, बड़ी आसानी से ये
क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये CO2 यहां से क्रॉस करके यहां पहुंच जाएगी। यहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस लार्ज क्वांटिटीज में, देखिए अपनी एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, लार्ज क्वांटिटीज में तो आरबीसी के अंदर है, लेकिन बाकी फ्लूइड्स में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। और ये जो कार्बोनिक, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है, इट विल अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 which dissociates into H+ आयन एंड HCO3 आयन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर CO2 के ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से कीमोसेंसिटिव जोन के विसिनिटी में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और इसीलिए H+ आयन की वजह से CO2 बढ़ा। CO2 को आप पोटेंट कहते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टिमुलस कौन है? H+ आयन है। सो देखिए जो CO2 जब ब्लड में बढ़ती है, उससे जो रेस्पिरेशन का स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह भी यह है कि कीमोसेंसिटिव जोन के पास में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो आप प्राइमरी और पोटेंट स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएशन समझिए। सो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए सरप्राइजिंगली आपकी एनसीईआरटी भी इस शब्द को कहती है कि सरप्राइजिंगली ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पर ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हमारे हिसाब से शायद ये ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की। मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। यहां मैंने आयोटिक बॉडी बनाया, फिर मैंने यहां पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जंक्शन पे मैंने कैरोटिड बॉडीज बनाई। आप देखिए बड़े ध्यान से, ये हमने पहले भी किया था। ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है, और अगर आप ध्यान दें तो ये करीब करीब सेंट्रल ब्लड है, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ही आया है। सो ये करीब करीब सेंट्रल ब्लड है। अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज हो गया, सो ये बहुत माइन्यूट इफेक्ट ऑक्सीजन का यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर भी असर बेसिकली किसका है? CO2 और H+ का। लेकिन पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पर यह फैक्टर भी काम कर सकता है कि पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। अगर यह कम हो गया तो ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, और यहां से न्यूरल इंपल्स आपके कीमो सेंसिटिव जोन के न्यूरॉन्स के पास में जाएगी, डॉर्सल ग्रुप के पास में जाएगी, और आप जो है उस रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर पाएंगे, और डिमांड के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा? फास्टर और डीपर हो जाएगा। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो जस्ट मैं एक बार सम अप कर रहा हूं। जब आप रेगुलेट कर रहे हैं रेस्पिरेशन को, तो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड के हिसाब से देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन में चेंज कैसे करते हैं। ये आप न्यूरल कंट्रोल भी कर सकते हैं, केमिकल भी कर सकते हैं। न्यूरल कंट्रोल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेडुला ओब्लंगाटा में रिदम सेंटर किसे कहते हैं, वेंट्रल ग्रुप का क्या काम है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का प्रिसाइज रोल क्या है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। डायफ्राम कहां से इनर्वेट हो रहा है, इंटरकोस्टल्स और एब्डोमिनल्स कहां से इनर्वेट हो रहे हैं, बिल्कुल बात समझ में आ गई। न्यूमोटैक्सिक का सेंटर का मॉडरेटिंग फंक्शन आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके अलावा जब आप केमिकल में आएंगे तो कीमो रिसेप्टर चाहिए। केमिकल कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, H+ मेनली, लेकिन साथ में थोड़ा सा ऑक्सीजन, हालांकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहां है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के लिए प्राइमरी स्टिमुलस क्या है और पोटेंट स्टिमुलस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में बढ़ती है तो रेस्पिरेशन स्टिमुलेट क्यों होता है, फास्टर और डीपर क्यों होता है, क्या उसका प्रिसाइज मैकेनिज्म है। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पे किस किस चीज का किस किस तरह से असर है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है, अब आप अपनी एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो के आखिर में दूंगा, आप उनको करिए एंड यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट टू फेस द एग्जाम। थैंक यू सो मच। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।